टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो प्लानिंग सबको पता है क्या होती है। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। हमने पढ़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कोई भी चीज को प्लान करना फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से संबंधित। तो बिजनेस के अंदर सबको पता है कि बहुत सारा पैसा रेज किया जाता है, बहुत पैसा होता है। कहाँ से पैसा आएगा, कौन सा सोर्स होगा जिसको चुना जाएगा, उसी के रिगार्डिंग जितना भी हम लोग प्लान करते हैं ना, उसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही चीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम फाइनेंस से संबंधित कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो हमने लिखा है कि व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एम्प्लॉयड इन फाइनेंस इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं फंड्स का एस्टिमेशन कैसे करते हैं कि हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से पैसा आ जाएगा, पहला काम। दूसरा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना। कहाँ से प्राप्त करेंगे, कौन सा तरीका होगा जहां से हमारे पास पैसा आएगा। तो देखो हमारे पास पैसा आने के कई तरीके हैं, कई जगह से हम प्रोक्योर कर सकते हैं। वी कैन प्रोक्योर मनी विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स, we can also procure money with the help of preference shares, we can procure money with the help of debentures also, and we are having an option of procuring money with the help of loans also. You can raise money from banks also. Okay, so these are the places from where you can procure funds, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम प्लान करते हैं कि यूटिलाइज कैसे करेंगे, जो हमने पैसा रेज किया है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्या हम एसेट खरीदेंगे इस पैसे का, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म में पैसे को लगाएंगे, क्या हम शॉर्ट टर्म में लगाएंगे। तो ये सारी चीज हम प्लान करते हैं कि कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। अगर हम एसेट खरीदते हैं तो उसको यूज करके हम और पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको डे टू डे वर्क में यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो उसको हम बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में लगा सकते हैं। और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। हम फंड्स को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आपके पास फालतू पैसा भी ना बचे। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो ज्यादा पैसा रेज कर लेता है, अब वो पैसा उसके पास फालतू पड़ा रहता है। अब उसके ऊपर उसको डिविडेंड भी देना पड़ता है, या फिर अगर उसने डिबेंचर्स के थ्रू लिया तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अननेसेसरी। तो यही बोला गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पैसे को रेज करते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि सरप्लस फंड्स ना अवेलेबल हो, फालतू का पैसा ना हमारे पास अवेलेबल। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटम ऑफ फाइनेंस। अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना पैसा चाहिए, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि कौन सा कहाँ से हम पैसा लाएं। मतलब हम अगर पैसा ला रहे हैं इक्विटी से तो कितना लाएं, प्रेफरेंस से ला रहे हैं तो कितना लाएं, डिबेंचर्स के थ्रू ला रहे हैं तो कितना लाएं, ये हमें पता होना चाहिए। क्वांटम का मतलब होता है कितनी तादाद में हमें पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, अगर हम ज्यादा तादाद में पैसा, सपोज करो आपने इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा रख लिया और डिबेंचर्स बहुत कम रखा, तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने दोनों का बैलेंस बनाया होता तो ज्यादा अच्छा करती आपकी कंपनी, बिकॉज यू हैव रेज्ड मनी विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स मोर देन द प्रेफरेंस और से डिबेंचर्स, देन यू विल बी पेइंग मोर डिविडेंड ऑन दैट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंस यही है इसकी कि हमें इसमें पहले तय करना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि कितना पैसा लाएं और कितनी तादाद में लाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें। नंबर 2, डिटर्मिनिंग द पैटर्न ऑफ फाइनेंस। प्रोपोर्शन कितना हो, ठीक है, कितना प्रोपोर्शन होगा। जैसे मान लो किसी कंपनी को 10 करोड़ रेज करना, तो क्या प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। क्या आधा हिस्सा इक्विटी, जैसे सपोज करो किसी कंपनी को 10 करोड़ रेज करना है, तो 5 करोड़ उसने इक्विटी से कर लिया, 2 करोड़ डिबेंचर से कर लिया, 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर से कर लिया, इसी तरह से बाकी का अमाउंट लोन के थ्रू कर लिया। तो ये प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, कि आपका प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन होगा, प्रेफरेंस का कितना प्रोपोर्शन होगा, डिबेंचर्स का कितना प्रोपोर्शन होगा, लोन का कितना प्रोपोर्शन होगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। एम आई क्लियर नाउ? यस सर।
तो पहले वाले में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि क्वांटम कितना पैसा चाहिए हमें, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, उस पे हमारा ध्यान होता है, फोकस होता है। अगर हमने पैसा ज्यादा कर लिया तो भी खराब, कम करा तो भी खतरनाक है। दूसरा हमने पढ़ा कि रेशियो क्या होगी, अगर हम करते हैं तो इक्विटी के थ्रू कितना करेंगे, प्रेफरेंस के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू कितना करेंगे। तीसरा आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज हाउ विल वी यूटिलाइज द फाइनेंस। ओके, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हम प्रॉपर तरीके से पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, देखो होता है क्या है ना कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, हर साल बनती है। आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी पॉलिसी बनाती है, तो हम उस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उस पॉलिसी के तहत चलेंगे तो हम काफी अच्छे से पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि शुरू के 2 साल तक लोन के ऊपर आधा इंटरेस्ट लेंगे, या फिर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है कि जो कंपनियां बैंक के से लोन रेज करेंगी उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी एक तरह से इस पैसे का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकती है rather देन इक्विटी शेयर्स का, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का रेज करेगी तो जो डिविडेंड देगी वो उसके टैक्सेबल में आएगा, और जो लोन लेके इंटरेस्ट पे करेगी वो उसके टैक्स को कम कराएगा। तो दोनों तरह से कंपनी को सोचना पड़ेगा। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा तरीका बेटर रहेगा कंपनी के लिए, वो कंपनी को तय करना पड़ेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो अगर कोई कंपनी बिना प्लानिंग के पैसा रेज कर लेती है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द कंपनी एट ऑल। कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करके करेगी तो वो ज्यादा पैसा कमा पाएगी, ज्यादा पैसा बचा भी पाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ या ना बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे। देखो पहले ना हम एक बार मैं बता दूं, हमने 3 चीज पढ़ी। हमने पढ़ा कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करने को बोलते हैं पैसे से संबंधित। फिर हमने पढ़ा कि इसकी जरूरत क्यों है। तो पहले तो हम कितना पैसा हमें रेज करना है इसके लिए हमें प्लान करना होगा। अगर हमने ढंग से प्लानिंग नहीं किया, पैसा ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो भी ठीक नहीं है, और अगर पैसा कम पड़ गया तो भी किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत है। दूसरा हमने पढ़ा कि पैटर्न भी तय करता है इसको। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से हमें ये पता रहेगा कि कितना इक्विटी के थ्रू लेना है, कितना प्रेफरेंस के थ्रू लेना है, कितना डिबेंचर्स, क्योंकि आपको पता है सबका अलग अलग रूल है, और सबके हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको फायदा घाटा है। तो कंपनी को ये फायदा हो जाएगा अगर प्रॉपर प्लानिंग करेगी। और लास्ट वाला हमने पढ़ा कि यूटिलाइज करने में मदद करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पैसे को प्लान करके रेज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो हम इसको ज्यादा अच्छा कर पाएंगे और हम अपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की टाइप्स क्या है, कितने तरह की होती है। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो ज्यादातर 3 से 5 साल के बीच में होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए देखा जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 3 to 5 years। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है जनरली आपको 1 साल के अंदर अंदर मिलेगी। तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेसिकली 3 साल से ज्यादा का, मान लो कि 3 साल से ज्यादा के लिए जब हम सोच लेते हैं ना, 3 से 5 तो मिडिल होती है, और 5 से ज्यादा अगर हम सोचते हैं तो लॉन्ग होती है। लेकिन इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। तो बस आप ये लिख देना कि फाइनेंशियल प्लानिंग 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर अंदर, और लॉन्ग टर्म 3 to 5 years या उससे ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले उसमें, ऑब्जेक्टिव्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है टाइप्स ऑफ प्लानिंग में? नो सर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ प्लान 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होती है 3 से 5 साल के बीच की प्लानिंग, और शॉर्ट टर्म होती है 1 साल के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है प्लानिंग का कि किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि जरूरत पड़ने पे हमारे पास पैसा रहे। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग जब की जाती है तो सबसे पहले फाइनेंस से रिलेटेड ये प्लान किया जाता है कि जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस के पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मान लो बिजनेस को 10 करोड़ की जरूरत है, तो बिजनेस के पास 10 करोड़ होना चाहिए सही समय पे, तभी तो जाके उस पैसे का यूज कर पाएगी बिजनेस। तो यही बताया गया है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल
planning is to ensure availability of funds whenever required. जब भी पैसे की जरूरत होगी बिजनेस के पास वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कितना पैसा हमें लगेगा और कब जरूरत पड़ेगी उसकी। अगर सही समय पे पैसा बिजनेस में नहीं रहेगा तो बिजनेस फिर बर्बाद हो सकती है, बिजनेस कुछ कर नहीं पाएगी। दूसरा बोला है कि टू एंश्योर दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग का ये उद्देश्य होता है कि ज्यादा पैसा ना आए बिजनेस। कई बार क्या होता है कि अगर अच्छे से हम प्लानिंग ना करें ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जितना पैसे की जरूरत है उससे 2 गुना 3 गुना पैसा ज्यादा रेज हो जाता है और बाद में कंपनी को एहसास होता है कि हमने जितना पैसे की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा पैसा हमने रेज कर दिया मार्केट में। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सारा पैसा तो कंपनी को इसके ऊपर या तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा और अगर उसने लोन के थ्रू लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। कंपनी हैज टू बियर लॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस फॉर दिस। तो इसीलिए कंपनी को बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि जो भी वो पैसा रेज कर रही है फिजूल का ना हो, ठीक है, क्योंकि वो पैसा उसका फालतू पड़ा रहेगा, आइडल हो जाएगा और उस पैसे का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप समझ ही सकते हो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, ऊपर से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड भी देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो देखो इंपॉर्टेंस ये है कि फोरकास्ट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपको फोरकास्टिंग करने में मदद मिलती है। जब भी हम, जैसे मान लो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कर रहे हो कि आपको इतना इतना पैसा रेज करना है, तो आप आगे फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो कि भाई ऐसा होगा, 3 साल के बाद हमें हो सकता है इतने पैसे की जरूरत पड़े कंपनी को। तो इसमें फोरकास्टिंग में मदद मिलती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर देखने में मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशन आगे की सोचता है और आगे की सोचता है तो उसे कई चीज दिखाई देती है कि हमारे लूपहोल्स का भी पता चलता है, हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। क्योंकि हम ये जब सोचने लगते हैं ना कि 3 साल के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे या हमारे को कितने की जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। तो ये इससे फोरकास्टिंग हो जाती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज। देखो होता है क्या है ना कि जब आप आगे की सोचने लगोगे तो आप उसके लिए प्लानिंग भी अच्छे करोगे। जैसे आपको अगर लगता है कि आगे चल के ये खतरा हो सकता है तो आप पहले से ही उसको ओवरकम करने के लिए कुछ डिसीजंस लोगे। तो यही चीज कंपनी भी करती है। कंपनी जब आगे का फोरकास्ट करती है तो उसको ये पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन उसके साथ हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कंपनी बहुत सारे स्टेप्स लेती है। तो इससे क्या होगा, आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है। तो आगे होने वाले खतरे से भी आप एक तरह से आप फेमिलियर हो जाओगे। तीसरा है कोऑर्डिनेशन। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे 3 साल के बाद, ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट को वो लोग बताएंगे कि भाई आपको कितना सेल्स कर सकते हो, हम लोग तो इतना प्रोड्यूस कर लेंगे, आप क्या इतने आइटम सेल कर पाओगे। अब मान लो सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा नहीं नहीं अभी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने स्टाफ नहीं है, सेल करना मुश्किल होगा। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे कि अच्छा ठीक है आप इतना सेल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम प्रोडक्शन कम कर देते, क्योंकि अगर हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया और आप सेल नहीं कर पाए तो सामान बेकार हो सकता है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन होने में मदद मिलती है, बिकॉज वी आर थिंकिंग इन एडवांस, वी आर प्लानिंग रिगार्डिंग फाइनेंस, तो हम ऐसी चीजें कोऑर्डिनेट होने लगती है। तो इससे कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है, फंड्स प्रॉपर कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और इसको वाइस वर्सा ऐसे भी सोच सकते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इतना सामान बेच लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है इतना सामान हम भी बना लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे को बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल चाहिए तो फिर ऐसे में डिपार्टमेंट आगे कन्वे करेगा मैसेज कि भाई इतना मेरे को रॉ मटेरियल खरीद के दो। तो उसके लिए जो दूसरा डिपार्टमेंट, परचेजेस डिपार्टमेंट होगा, वो अपना ध्यान रखेगा कि इतना हम खरीद सकते हैं कि नहीं। तो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। पॉइंट आ गया? स्टूडेंट्स, यस सर। एम आई और ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है रिड्यूसेस वेस्टेज। देखो, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होती है तो इससे वेस्टेज कम होता है। कैसे कम होगा कि डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। आप मतलब कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेसी ऑफ वर्क होता है। कई लोग एक्टिंग करते हैं दिखाने की कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कर नहीं रहे होते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग होने से आपका पैसा बेकार बर्बाद नहीं होगा। आपको पता होगा कि कौन से समय पे कितना पैसे की जरूरत है और एग्जैक्टली उसी समय पे आप उस पैसे को अवेलेबल कराओगे। तो अननेसेसरी आपको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जरूरत होगी तभी आप पैसे लाओगे। तो इससे वेस्टेज भी कम होगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी कंपनी को आज से 3 साल बाद पैसे की जरूरत है। रॉ मटेरियल अभी उसके पास अवेलेबल है और जो भी उसको प्रोडक्शन करना है 3 साल के बाद उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है और उस समय उसको 10 करोड़ की जरूरत है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी वो इस तरह से किया जाए कि किसी भी तरह से पैसा जो रेज किया जाएगा वो 3 साल के बाद रेज किया जाए। ठीक है। और या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लो किसी कंपनी को अ, अ, पैसे की जरूरत है और उसको पता है कि सिर्फ 3 साल वो पैसा चाहिए उसको, 3 साल के बाद उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, तो कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज नहीं करेगी क्योंकि कंपनी को पता है कि 3 साल के बाद पैसे को लौटाना है। तो वो क्या करेगी, डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर सकती है। डिबेंचर्स में क्या होता है बेसिकली कि जब आप पैसा रेज करते हो तो आप उसको लौटा सकते हो। तो जब कंपनी उस पैसे को रेज करेगी तो उसको पता है 3 साल के बाद इस पैसे की जरूरत ही नहीं है हमें। तो 3 साल के बाद वो डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस लौटा देगी, फिर आगे उनको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और कंपनी को एक तरह से वेस्टेज अपना बचा देगी। इमेजिन करो अगर कंपनी ने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं किया होगा तो वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी रेज कर सकती है और इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर लेगी तो वो जिंदगी भर पैसे नहीं लौटा पाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है जिसकी वजह से आप वेस्टेज को बचा सकते हो। अननेसेसरी आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंस की। एक और इंपॉर्टेंस है इजी इवेल्युएशन। देखो होता है क्या है ना कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन की कि हमने जो प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग कहाँ स्टैंड करती है। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं ना फाइनेंशियल तो हम ये भी देखते हैं कि कहाँ से कमाया हमने, कहाँ से पैसा आया। तो उसमें हमें पता चलता है कि जो जो हमने प्लान्स बनाई थी वो प्लान्स स्ट्राइक की नहीं की। तो कई प्लान्स ऐसी होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, बेकार चली जाती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने प्लान किया था वो दैट वाज नॉट गुड प्लानिंग और उसके वजह से हम मतलब गलत साबित हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इवैल्यूएशन करने में मदद मिलती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो इससे इवैल्यूएशन आसान हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर। ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन करने में भी मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग किया था कि आप इतना कमा लोगे, अगर आपने नहीं कमाया तो क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो इस वजह से आप उसको जरूर चेक करोगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितना कमाया हमने। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से कितना आया और कितना पैसा बजट में लगाया जाए, इस वजह से आपने ये परफॉर्मेंस भी चेक कर ली। तो इवेल्युएशन में भी मदद करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की और क्यों है? Yes, sir. तो इसमें से कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ, कोई दूसरा एग्जांपल लेके डिस्कस कर सकते हैं। ये समझ में आ गया कि फोरकास्ट करते हैं हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि इससे रिस्क नहीं रहता, अनसर्टेनिटी पता चल जाती है तो हम उससे बच सकते हैं। तीसरा हमने एक एग्जाम्पल से पढ़ा था कि कैसे कोऑर्डिनेशन होने लगता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का। फिर हमने पढ़ा कि इसमें वेस्टेज भी कम होता है क्योंकि हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हम पैसे को अननेसेसरी वेस्ट नहीं होने देते। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इवेल्युएशन करने में भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए इंपॉर्टेंस के। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर आप देखो तो बिजनेस के अंदर ना बहुत सारा पैसे जो पैसा रिलीज किया जाता है बिजनेस के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है। ठीक, क्या करना पड़ेगा, आप जो पैसा रेज करने जा रहे हो सबसे ज्यादा किससे रेज करोगे, है ना, डिबेंचर से कितने रेज करोगे, प्रेफरेंस शेयर से कितने रेज करोगे, यह आपको एडवांस में तय करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज अ मिक्स और अ कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स
लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स, रिजर्व, सरप्लस, ये सब क्लियर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछेगा कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, जो बिजनेस के अंदर पैसा आता है उसमें से जो हम लोग क्या प्रोपोर्शन हमने रखा है उसको हम बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें देखो ओनर्स फंड कितना है 67% और बोरोड फंड्स कितना है 33%। इससे हमें साफ पता चलता है कि जो मालिक का पैसा है, ओनर्स फंड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, दो को मिला के बनता है। और बोरोड फंड्स होता है लोन, डिबेंचर्स, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब जो भी आपने उधार लिया है बाहर से लोगों से, उसको हम बोरोड फंड्स बोलते हैं। तो कंपनी आसानी से बता सकती है कि अंदर के लोगों का कितना पैसा है और बाहर से लोगों का लिया हुआ पैसा कितना है। तो इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. सवाल ये उठता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैसे, कंडीशन क्या क्या है, कैसे हो सकता है। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर कई तरह से हो सकता है। जैसे पहला, इक्विटी शेयर्स ओनली हो सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर खाली पूरा का पूरा इक्विटी शेयर ले रखा हो हमने। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये अच्छा नहीं मानता मैं इसको। ये बहुत ही रिस्की हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सारा पैसा इक्विटी के थ्रू ले लोगे तो फिर आप मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी बिजनेस के अंदर। आप मतलब कोई डिसीजन ले नहीं पाओगे फिर ढंग से। अब कल को पैसा लौटाना है तो किसको लौटाओगे, लौटा ही नहीं पाओगे आप। अच्छा, दूसरा है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि कुछ पैसे इक्विटी से ले लो, कुछ प्रेफरेंस से ले लो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हो सकता है इक्विटी एंड डिबेंचर्स, यानी कुछ पैसे इक्विटी से ले लो और कुछ पैसे डिबेंचर्स के थ्रू ले लो। ये भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। एक और कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है चौथे नंबर पे, कुछ इक्विटी ले लो, कुछ प्रेफरेंस ले लो, कुछ डिबेंचर्स ले लो। और एक और हो सकता है कि सभी ले लो, इक्विटी भी ले लो, प्रेफरेंस भी ले लो, डिबेंचर्स भी ले लो, लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले लो। तो ये सारे पैसे जो हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर हैं। हम जो बिजनेस को जैसा सूटेबल होगा वो कंपनी को करना चाहिए। ठीक है, तो कितने बच्चे कहेंगे कि सर खाली इक्विटी लेना ठीक रहेगा? क्या खाली इक्विटी लेना ठीक रहेगा स्टूडेंट्स, या सबका मिक्सचर होना चाहिए? बोलो। साक्षी, आपके हिसाब से इसमें कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सही लग रहा है, परफेक्ट? सर इक्विटी। अगर आप डिसीजन मेकर होती नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है बहुत सारे पैसे लेके इकट्ठे करके रखना, मतलब कंपोजिशन बनाना। तो आपको कौन सा सबसे सेफ लग रहा है, जिसमें आपको लगता है कि आप मतलब आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी जल्दी से डिसीजन ले सकती है आसानी से, अगर कल को कोई डिसीजन लेना हो? सर इक्विटी। फर्स्ट वाला? यस सर। फर्स्ट वाला क्या? या सेकंड भी हो सकता अच्छा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने पहला वाला ऑप्शन चुना, तो आप अपनी कंपनी के अंदर जितना भी पैसा रेज करती हो सब इक्विटी के थ्रू रेज कर लेती हो। अब मान लो कि आपकी कंपनी के पास किसी एक साल में प्रोजेक्ट बहुत कम हो गए। ठीक है, पहले आपकी कंपनी को खूब प्रोजेक्ट मिलते थे, अचानक क्या हुआ कि कोरोना आने की वजह से आपको कंपनी को बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही है और आपको बहुत सारी कंपनी का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आपने जो पैसा रेज किया वो लौटा देना सही रहेगा, यस सर। जब तक उसकी जरूरत ना पड़े? तो अब आप तो लौटा ही नहीं पाओगी, क्योंकि आपने सारा पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू लिया है। तो क्या आपके लिए ठीक है ये पर कंपनी सर की इसमें सिचुएशन? डिसीजन जल्दी होगा। इसमें डिसीजन कैसे जल्दी होगा? डिसीजन तो ले आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके सर पे हमेशा सवार रहेंगे, बार बार वो अपना डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा डिविडेंड दिया जाए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। वो कहेंगे हमें डिविडेंड ज्यादा दो, तब क्या करोगी? पर सर फिर बाकी में पब्लिक वगैरह भी तो होगी। मैं आप बात से अग्री करता हूँ, पब्लिक होगी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप इक्विटी शेयर्स के पैसे वापस लौटा सकती हो, पहले तो ये बताओ। नो सर। नहीं लौटा सकती। नंबर टू, डिविडेंड आपको तब भी देना पड़ेगा, आपके पास प्रोजेक्ट है नहीं, तो आपकी इनकम ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। तो आपको डिविडेंड तब भी सर दोगी अगर डिविडेंड। आपने बोला था कि हमें प्रेफरेंस शेयर में जरूरी होता है डिविडेंड देना, इक्विटी में तो अगर लॉस हो तो नहीं देते। ठीक है, तो आपने चलो नहीं दिया,
तो आपको नहीं लगता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको? आपके लिए तो और खतरा हो गया ना, कंट्रोल आपका रहेगा नहीं उतना अच्छा जब जितना सर अच्छा आप चाह प्रॉफिट रही हैं। है ही नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें हाँ, बाहर क्यों करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर नहीं करते, इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके अगेंस्ट में वोट कर देंगे कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। देखो आप ये मत भूलो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बाहर के लोग ज्यादा होते हैं। तो जो बाहर के लोग होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, भले ही उनका नाम रियल ओनर हो, लेकिन वो इतना केयर करते नहीं है। देखो आज की डेट में हर कोई इक्विटी शेयर इसलिए खरीदता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके, डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा बना सके। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगी ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपकी केयर नहीं करने वाले। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपसे नाराज हो जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि अल्टीमेटली हमें तो डिविडेंड मिला नहीं उतना, हम क्यों आपको ज्यादा डिविडेंड, मतलब हम क्यों आपको रखें। वो बोलेंगे कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड देयरफॉर वी आर आपको अगेंस्ट में आपके वोट करके हटा देंगे। तो ये ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। आपको नहीं लगता कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा वाला लेना चाहिए था हमें? यस सर। अगर आपने फिफ्थ वाली कंडीशन ली होती, जरा ध्यान से सोचना, अगर आपने, जिस पे मैं लेजर से दिखा रहा हूँ, अगर आपने फिफ्थ वाली कंडीशन ली होती ना, ये वाली, तो इसमें कुछ इक्विटी भी होते, कुछ प्रेफरेंस भी होते, कुछ डिबेंचर्स भी होते, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते। तो जैसे ही आपके पास प्रोजेक्ट कम हो गया तो आप क्या करती कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स है ना, आप इनको बैंक को वापस दे देते हैं कि ये लो अपना लॉन्ग टर्म लोन पकड़ो, हमें प्रोजेक्ट में पैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। फिर डिबेंचर होल्डर को भी आप पैसे वापस लौटा देते, क्योंकि आप डिबेंचर होल्डर को 1 साल के बाद कभी भी पैसे लौटा सकती हो। और अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी आप पैसे लौटा सकती हो। जैसे मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर को बोल रखा है हम 5 साल के बाद आपके पैसे लौटाएंगे, और 2 साल के बाद ही आपको इनके पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप इनको लौटा सकती हो। और इनको डिविडेंड भी देने की जरूरत नहीं है आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लगा आपको? लास्ट वाला। लास्ट वाला। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खाली एक ही शेयर्स के थ्रू पैसे रेज कर लोगी, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे डिबेंचर्स ही क्यों ना हो, तो आप कंपनी, मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप फैसले ढंग से नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कंपनी को कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रोल रखा जाए दूसरों का भी। ठीक है, अब आ गया सबको समझ में? Yes, sir. सर हाँ बोलो। कई बार ऐसा भी तो होता है जिसपे ज्यादा पैसे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, या वैसे तो कंपनी खुद के शेयर्स भी तो वापस खरीद लेती है, इक्विटी भी फिर खरीद ले, अगर पे ठीक बैक नहीं कर सकती तो खुद ही खरीद ले ठीक कंपनी। है, मैं अ, ठीक है, चलो मान लो कि इक्विटी अगर कंपनी खुद ही खरीद लेगी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर बाई बैक करवा लो, है ना? बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस तो सर। ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने प्राइस अगर रेट ज्यादा कर रख दें तो डिमांड, क्योंकि आप जब अपने इक्विटी शेयर्स को बेच खरीदोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या पता ज्यादा रेट पे बेचना चाहे, तब आपको खुद का ही नुकसान होगा। आप अपने ही शेयर को महंगे रेट पे खरीद रहे होगे, जबकि एक्चुअल में मार्केट में उतनी रेट होगा नहीं। और बाई बैक के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं। बाई बैक आप जो शेयर्स करते हो, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने क्रिएट किया था, उसी पैसे से कर सकते हो। तो आपके ऊपर भी तो बहुत सारी कंडीशंस लागू होती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लॉ को वायलेट करो। तो आपके लिए एक अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई। बाई बैक खरीदने के लिए कंपनी को अपने ही पैसे को यूज करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली तो कंपनी के पैसे फिर से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश करो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखो। बट फिर भी मैं बोलूंगा एट द एंड ऑफ द डे ये तो कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि कौन सा तरीका अच्छा है। जैसे आपने मुझे आइडिया दिया कि सर बाई बैक कर लो, ये अच्छी आइडिया थी। ऐसे सिचुएशन पे बाई बैक हो सकता है, क्योंकि वो पैसे तो कंपनी में वापस आ ही जाएंगे घूम फिर के। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है आपको। जब आप बाई बैक कर लोगे तो मार्केट में क्या मैसेज गया कि कंपनी ने अपने ही शेयर खुद के खरीद लिए, तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है आपके इस डिसीजन की वजह से।
सर पब्लिकली बताना जरूरी है कि कंपनी ने खरीद लिया। और क्या, और क्या, और क्या, मार्केट में तो पता ही रहता है कि आप पूरा आप डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा आपको। आपको दिखाना तो पड़ेगा ही कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कि आपने बाईबैक कितना किया है साल में। हर एक कंपनी करती है, सेबी को भी बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो ये वायलेशन होगा ना। आप- यस आपको सर। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने डिविडेंड कितना अनाउंस किया। अगर आपने बाई बैक कर लिया तो आप डिविडेंड तो किसी को दोगे ही नहीं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने बाई बैक कर लिया था, इस वजह से डिविडेंड नहीं दिया। तो मार्केट में मैसेज तो जाएगा ना, इन्फॉर्मेशन तो लोगों को पता चलेगी। इसका उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, तो अगली क्लास में ना हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज करेंगे। ठीक है, वी आर रनिंग लेट। तो फाइनेंशियल लिवरेज हम अगली क्लास में करेंगे, लास्ट टॉपिक है, मतलब काफी अलग टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इक्विटी और डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, कंपनी कैसे करती है, किस तरह से करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज करके एकदम कंप्लीट करके